मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं मैडम और मुख्य अतिथि महोदय और बाकी प्राध्यापक बंधुओं से आग्रह करता हूं कि सरस्वती माता पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शोध कार्य को आपसे अवगत कराना, यदि हम ग्रेजुएशन में ही थोड़े उससे अवगत रहेंगे तो थोड़ा हमें उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम उसको अंगीकृत आगे एज अ प्रोफेशन के रूप में हम शोध को ले सकते हैं। तो जो विषय, शोध का विषय तो वैसे बहुत ही जटिल है और वैशेषिक है, लेकिन इसमें जो स्पीकर हैं, जो व्याख्याता हैं, उनसे मैंने ऐसा आग्रह किया है कि जटिल विषय को भी सरलतम रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। अब मैं अपने संरक्षकीय उद्बोधन के लिए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्मिता जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋषभ जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर दीप जी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय महाविद्यालय गंगेश्वरी अमरोहा, मेरे महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य और प्यारे बच्चों। भौतिक विज्ञान विषय जो अपने आप में एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट समझा जाता है, इन्हीं नवाचारों से वो एक रोचक विषय बन जाएगा। बहुत अच्छी पहल है। आपको बदायूं शहर में रहते हुए दिल्ली से कनेक्ट करके जो शोध के विषय में आज बताया जाएगा, वो निश्चित रूप से आपके भविष्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि नई शिक्षा नीति, आप लोग इसके फाउंडर मेंबर हो। नई शिक्षा नीति आप ही से शुरू हुई है। इस नई शिक्षा नीति को यदि आप वेबसाइट पे जाकर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये जो एक नई शिक्षा नीति जो बोझिल लग रही है, या ऐसा लगता है कि इसमें हर दूसरे तीसरे महीने परीक्षा आ जाती है, तो वो रोचक लगने लगेगी। इसमें दो मुख्य बिंदुओं पर हमारी शासन ने अपना एक बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया है। एक तो नवाचार और दूसरा शोध। जब बच्चों हम लोग पढ़ा करते थे तो बीएससी में तो बीएससी पार्ट 1 ही है आप लोगों का, पार्ट 1 पार्ट 2 के बच्चे होंगे मैक्सिमम। बीएससी में तो हम लोग पीएचडी की फुल फॉर्म भी नहीं जानते थे। सिर्फ इतना पता होता था कि बीएससी के बाद एमएससी करना है, और एमएससी में जब आते थे तब हम लोगों को पढ़ाने रिसर्च स्कॉलर्स आया करते थे, या हमारी लैब को मैनेज करने के लिए जो हमारे सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स थे वो आते थे। तो उनको देख के हम लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा रहती थी कि रिसर्च क्या होती है, कैसे करी जाती है। सर लोग या जो और हमारी सीनियर दीदी थी,
कि वो कैसे रात रात तक फील्ड में काम करती हैं या लैब में काम करती हैं। तो वो लोग बताते थे कि आज हमारा एक्सपेरिमेंट जो लगाया है वो 24 आवर्स के बाद उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी और फिजियोलॉजी है। तो हम लोग जो फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स लगाते थे तो कई बार हमें 8-8 घंटे 10-10 घंटे वेट करना होता था। और जब हम लाइव एनिमल्स पर उन एक्सपेरिमेंट्स को करते थे तो लाइव एनिमल्स पे करने के लिए उनकी मेटाबॉलिज्म को पढ़ने के लिए या वाइटल एक्टिविटीज को पढ़ने के लिए हमें कई बार 24 घंटे भी इंतजार करना पड़ता था रिजल्ट का। तो जब वो हम लोग उनके साथ डिस्कस करते थे तो हम लोगों को बहुत एक आश्चर्य भी होता था, लगता था पता नहीं कितनी कठिन चीज़ है, कैसे होती होगी। तब बच्चों ना तो इंटरनेट था, सिर्फ पुस्तकें और लाइब्रेरी दो ही माध्यम थे पढ़ने के। तो IDRI लाइब्रेरी जो बरेली की है उसमें कई दिन कई रात हम लोगों की हो जाती थी और वहाँ से हम लोग मटीरियल इकट्ठा करते थे, फिर उसको पढ़ते थे, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करके अपने काम करते थे। तब का समय और अब का समय यदि देखा जाए तो जितना डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से जितना हम आगे बढ़े हैं उतना उसका सरलीकरण भी हो गया है। आज पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है। ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ कोई विषय विशेषज्ञ बदायूं जैसे शहर में हमारे महाविद्यालय की लैब से हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनके साथ में अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करेंगे और हम लोग संवाद करेंगे। तो ये तुम लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें नवाचार और शोध को जो शामिल किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप परंपरागत शिक्षा से अलग हटिए। केवल पुस्तकों से या जो आप गाइड खरीदते हैं या नोट्स खरीद लेते हैं कोचिंग के माध्यम से, उनमें आप कुछ नहीं रह गया। जब तक आप अपने विषय को रोचक और अपनी डेली लाइफ से एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं बढ़ाएंगे, आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, वो साहित्य का है, वो विज्ञान का है, वो वाणिज्य का है या कोई भी विषय जो है, यदि आप उसको थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन के साथ में मिलाते हुए सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये विषय तो मेरे ही इर्द गिर्द घूम रहा है। आप केमिस्ट्री देख लीजिए, फिजिक्स देख लीजिए, मैथ्स देख लीजिए, बॉटनी, जूलॉजी, होम साइंस, इंग्लिश, जो भी विषय आप पढ़ते हैं इस महाविद्यालय में, उन सारे विषयों को यदि आप थोड़ा सा हल्केपन से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यही तो हम देखते हैं, यही हमारी जिंदगी के आसपास घूम रहा है और हम इसमें कैसा नया सोच सकते हैं। तो थर्ड ईयर में जब आप आएंगे यानी 5th सेमेस्टर में जब आप आओगे तो 5th और 6th सेमेस्टर में एक पेपर इंक्लूड करा गया है रिसर्च सर्वे। ये उसी की बैकबोन है जो आज शुरुआत है। आप ये समझ लीजिए कि आपके 5th और 6th सेमेस्टर का ये एक बेस तैयार किया जा रहा है आज के माध्यम से कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिस भी विषय में आपकी रुचि है, कि यदि आप अपना भविष्य शोध के लिए निर्धारित कर रहे हैं, आप उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, तो कैसे आपको शुरुआत करनी है। और आप बच्चों बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को इस महाविद्यालय में बहुत ही ऊर्जावान, बहुत योग्य, अपने अपने विषय की पारंगत और कहना चाहिए कि हम उम्र भी कह सकते हैं कि ऐसे हमें प्राध्यापक मिले हैं और आई एम लकी एनफ टू गेट सच टाइप ऑफ एनर्जेटिक टीचर्स इन माय टीम कि मैं भी अपने बैक पीरियड में लौट जाती हूँ। जब हमने नौकरी शुरू करी थी तो हम लोगों के अंदर भी ऐसा ही उत्साह था। जो हमारे पास आयोग से हमारे नए बच्चे भी साथी आए हैं, उन सभी से आप जितना ले सकते हो ले लो, आपका तो फायदा होगा ही होगा, इनका भी बहुत फायदा है। क्योंकि इनके अंदर जो अभी पढ़ाने का, अभी नए नए पढ़कर आए हैं, जो अनुभव आपके साथ, आपके पास अभी एक छात्र का भी अनुभव है और शिक्षक का अनुभव आपको हो रहा है। तो जब शिक्षक और छात्र का अनुभव किसी दो के पास दोनों का होता है तो आपके साथ जब वो बातचीत करते हैं तो खुद को छात्र समझने लगते हैं और जब पढ़ाने जाते हैं तो शिक्षक बन जाते हैं। तो आप लोगों की योग्यता का, आप लोगों की मेहनत का भरपूर समय का सदुपयोग करिए और आप पूरे डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। छात्र हैं सीनियर रिसर्च फेलो श्री नितेश कुमार जी। तो इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोनॉमी उनका विषय है और आज हमारे मध्य जुड़कर अपना व्याख्यान आप प्रस्तुत करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विद्यालय के छात्री वहाँ के अपने
कुछ कार्यों के बारे में या फिर उससे संबंधित कुछ कार्यों के बारे में वो बताएंगे बच्चों को जानकारी दी। तो मैं प्रिंसिपल मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आए हैं अपना समय निकाल कर इस टॉक को सुनने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉक में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें कुछ ना बोलूँ। मैं इस टॉक को बहुत ही छोटे लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी या भौतिक विज्ञान है क्या। You can present and start. Let's thank the speaker first. मैं कोशिश करूँगा कि आप ये एक मिनट ना यूज करें। I hope you can see my screen. Please start. Okay. I hope my screen is visible to you. Yeah. तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा ऋषभ जी का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप लोगों के साथ सम्मिलित हो पाऊँ इस श्रृंखला में। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि शोध छात्र किसी भी विषय में शोध छात्र क्या करते हैं या खगोल भौतिकी में शोध छात्र क्या करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो टॉक है उसको बहुत ही बेसिक रूप में आपको समझा पाऊँ और फिर आपको एक आइडिया दे पाऊँ कि अगर आप शोध करना चाहते हैं तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और बीइंग एन एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर एंड तक आप सुनेंगे मेरी टॉक को तो आप शायद आप भी बता पाएंगे लोगों को कि क्या सच में एलियन होते हैं या नहीं होते। I hope my screen is visible to you all. Yeah. Okay. So coming on to the next slide. What is astronomy? Astronomy basically है क्या? तो astronomy को हम कैसे define करेंगे? Astronomy is just a tool. हम यूनिवर्स को समझने के लिए क्या टूल यूज करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा माध्यम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करता है। तो अब एस्ट्रोनॉमी की एस्ट्रोनॉमी में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस टॉक में बताना चाहूँगा कि ये जो एस्ट्रोनॉमी है या एस्ट्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो कैसे शुरू हुआ, हिस्टोरिकल एविडेंस क्या क्या मिले हैं और भारतीय इतिहास में ये जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स। तो एस्ट्रोनॉमी बेसिकली क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज जस्ट अ टूल। एक टूल है टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में जो जानकारी देने के लिए ये टूल है कि हम हमारा ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए एस्ट्रोनॉमी एक टूल। उसके बाद हम इस एस्ट्रोनॉमी की मदद से कोशिश करते हैं हम अपने धरती के बारे में जानने की, हम अपने सौरमंडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हम अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा अस्तित्व है क्या। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली शुरुआत ऐसे हुआ कि मनुष्य हमेशा से ही एक ऐसा जीव रहा है जो अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करता है। हम बाकी चीजें नहीं है जो जिंदगी क्या है। तो पुराने समय में लोग तारों को देखते थे, तारों को देखते थे और वंडर करते थे कि ये चीजें हैं क्या, आखिर ये किससे मिलती है और यहाँ पे सकता है क्या, वहाँ पे कीमत है या नहीं है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए एस्ट्रोनॉमी एज अ सब्जेक्ट एज अ साइंस स्टार्ट हुआ। देन हम समझे कि जो हिस्ट्री है वो है के हिसाब से कि क्या एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हुई, कैसे शुरू हुई। तो एस्ट्रोनॉमी के जो इतिहास है भारत में वो काफी ज्यादा पुराना मिलता है। हम बात करते हैं सभ्यता की जो कि 1500 BC और उससे भी पुरानी सभ्यता थी, आज से लगभग 5000 का पुरानी सभ्यता। और उसमें भी उस टाइम का जो भी काल था, वैदिक काल था, उसमें भी बहुत सारे हमें ऐसे
चीजें मिलती हैं जिसमें एक भौतिक विज्ञान और हम के बारे में बातें करते हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है, उसमें भी एक सोलर कैलेंडर का वर्णन मिलता है। इसमें एक जिसमें समय को एक पहिए के रूप में दिखाया गया है और उस पहिए में 12 भाग हैं और टोटल 360 तीलियां हैं। 5 तीलियां अलग से भी रखी गई थी, जो अगर हम सबको मिला देंगे तो एक 365 तीलियों का एक चक्र बनता है, जो कि आज हम सोलर ईयर के बारे में से जानते हैं। तो ये बातें लगभग हमारे वेदों में 4000 या 5000 साल पुराने भी साल पहले ही लिखी गई थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमें वर्णन मिलते हैं, जैसे वेदांत ज्योतिष है। वेदांत ज्योतिष में भी बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट लिखे गए हैं कि जो हमारे इतिहास को दिखाते हैं। वेदांत ज्योतिष में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे सन के बारे में, चंद्रमा के बारे में, नक्षत्र के बारे में, और जो भारतीय कैलेंडर है वो देव है और मून, तो लूना कैलेंडर के बारे में वेदांत ज्योतिष में बताया गया है, जो कि ये वेदांत ज्योतिष एक बहुत ही पुराना टेक्स्ट है। इसके अलावा भारत में हमेशा भारत दुनिया के विभिन्न हिस्से में एस्ट्रोनॉमी और रिलीजन पर बहुत एक sorry to interrupt, your voice is not too clear. आप माइक्रोफोन को थोड़ा पास रखेंगे? Okay. Am I clear now? Yeah, please. तो मैं बता रहा था जैसे कि एस्ट्रोनॉमी और जो रिलीजन है दुनिया में, दुनिया के हर हिस्से में एक दूसरे का हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं। और इवन अब भारतीय सभ्यता में तो बहुत सारे अनुष्ठानों को करने के लिए भी हम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स पे निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक्लिप्स है तो हम मतलब कपाट बंद कर देते हैं और जो कि चर्चा की हुई थी एंशिएंट इंडिया में। और सुलभ शास्त्र जैसे टेक्स्ट भी मिलते हैं हमें, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स और बेसिक एस्ट्रोनॉमी को समझाने की कोशिश करते हैं। बाद में 4th सेंचुरी के आसपास जब अलेक्जेंडर भारत आया था, तब भी बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस था, ग्रीक इन्फ्लुएंस था इंडियन एस्ट्रोनॉमी को, वो पड़ा। अब ये जो एरा था वो कॉमन एरा था जिसमें इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी पे। और बाद में बहुत सारे सूर्य सिद्धांत थे, जिसमें मेजर सिद्धांत है जो सूर्य के मूवमेंट के बारे में बात करता है। उसके बाद आता है क्लासिकल एरा ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी, जिसमें गुप्ता एरा में बहुत सारे देखे हैं हम कि जो एस्ट्रोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। वराहमिहिर ने पंचसिद्धांतिका लिखी और उसमें बताया गया कि जो अर्थ है वो एक गोला है, ना कि एक फ्लैट है, जैसा कि पहले के लोग समझते थे। और उन्होंने उसकी मेरिडियन के डायरेक्शन के बारे में भी उस पंचसिद्धांतिका में बताया। और फिर साइंटिफिकली हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रिकल जो कि बहुत सालों बाद केपलर ने अपने लॉज के माध्यम से बताया कि जो सन की अराउंड ऑर्बिट होती हैं प्लैनेट्स की, वो इलेक्ट्रिकल होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें केपलर से भी 3-2000 साल पहले में लगभग सारी जानकारी नहीं थी। बट वो अभी है कि हम इन सारी ओरली ट्रांसफर करते हैं, ना कि कहीं लिखित। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं इतिहास में होती गई और बाद में उसी डिस्कवर हुई। आवाज आ रही है? आप ना थोड़ा इसको माइक को ठीक कीजिए, स्पष्ट समझ नहीं आ रहा बिल्कुल कुछ भी। हेलो, आवाज सर कम कर दीजिए। आप थोड़ा स्पष्ट आवाज नहीं अपनी पंचसिद्धांतिका लिखी, जिसमें बताया गया कि आज जो है वो धरती जो है वो गोल है। जैसे हम कहते हैं ना भूगोल, तो भू मानो धरती, गोल मानो गोल। तो जो धरती है वो गोल है। ये वराहमिहिर ने लगभग 5वीं शताब्दी में भी बता दिया गया था, जो कि बाद में बहुत सालों वेस्टर्न वेस्टर्न फिलोसोफर्स जिसको समझ पाए थे। और ये आर्यभट्टा के टाइम पे तो
मोशन ऑफ प्लैनेट्स को भी इलेक्ट्रिकल बताया गया था। और ऐसे मॉडल दिए गए थे जो कि करेक्ट पोजीशन और किस टाइम कौन सा प्लैनेट कहाँ होगा, ये सारी चीजें हमें उस टाइम बता दी गई थी आर्यभट्टा के द्वारा। अब अगर हम बात करें कि एस्ट्रोनॉमी की क्या हिस्ट्री है आउटसाइड ऑफ इंडिया में, तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम या ना कि ऐसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि रिकॉर्डेड है कहीं पे, जैसे कि ये कहाँ लगभग 1600 ईसा पूर्व का हमें एक ये सिक्का मिला जिसपे सन है, फिर देख सकते हैं कि जो कि का नक्षत्र है वो हम देख सकते हैं, मून देख सकते हैं उसमें। तो ये देखो बीपी में, और ये हमें मिला बेबीलोनियन सभ्यता से। फिर अगर हम बात करें कि उसके बाद क्या हुआ आउटसाइड ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी में, तो जो पहले लिखे हुए रिकॉर्ड हमें मिले हैं वो हमें मिलते हैं बेबीलोनियन से, जो कि डेट तक करते हैं 1600 BC में। वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी पोजीशन रिकॉर्ड दी थी प्लैनेट्स की, और कितना टाइम कोई भी प्लैनेट ऑर्बिट करने में लेता है वो उन्होंने सारा रिकॉर्ड किया हुआ था। बेबीलोनियन के बाद चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड दी थी, जैसे एक सुपरनोवा रिकॉर्ड दिया था उन्होंने लगभग 1000 ईसा में, जो कि आज स्क्वायर नेबुला के नाम से हम जानते हैं। सेंट्रल अमेरिका में नॉर्थ यूरोप में भी ऐसी कुछ चीज़ें देखी थी और रिकॉर्ड की थी। और ये जैसे स्टोनहेंज साइट है यूनाइटेड किंगडम में, तो ये भी इसको एक कंप्यूटर के जैसे यूज किया जाता था कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सन। तो ये तो खगोल विज्ञान को समझने के लिए। पर इवन अगर हम बात करें बहुत लेट टाइम की, तब भी एक ये थ्योरी मानी जाती थी कि जो अर्थ है वो गोल नहीं है, और अर्थ सेंट्रिक मॉडल माने जाते थे, जिसमें जियो सेंट्रिक मॉडल कहते हैं कि अपने सोलर सिस्टम के, जिसमें क्या होता है कि वो मानते हैं कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के बीच में स्थित है और बाकी कई चीजें अर्थ के अराउंड घूमती हैं। कि अगर हम एक तरीके से देखें तो हमें लगता है कि सब हमारी जो है बाकी उसके अराउंड ही सारी चीजें घूमती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो दो मॉडल पे, जैसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल जैसे बोलते हैं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल में क्या होता है कि जो हम मानते हैं कि सन है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड मॉडल है, जो कि मानता है कि अर्थ सेंटर में है, बाकी सारी चीजें अर्थ के अराउंड घूमती हैं। बट हम जानते हैं कि जियोसेंट्रिक मॉडल बहुत बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सन है जो वही सोलर सिस्टम के सेंटर पे है। तो लेकिन इसके लिए प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, जिसमें एरिस्टोटल सबसे पहले थे, जो कि बाद में सपोर्टेड समझ में आया लोगों की हाँ केपलर ने जब लॉ दिए प्लैनेटरी मोशन का, समझ में आया कि हाँ जो प्लैनेट का मोशन है वो सन के अराउंड है, ना कि बाकी सारी चीजों का मोशन अर्थ के अराउंड। इसीलिए जियोसेंट्रिक मॉडल को बाद में शो कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे प्रयासों के बाद ये कुछ हो पाया, क्योंकि हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो था वो उस टाइम जो ईसाई धर्म के लोग को नहीं मानते थे, और उनमें ऐसा था। पर हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि सपोज अगर हम मानते हैं कि जियोसेंट्रिक मॉडल सही है, तो कैसे कोई भी चीज मूव करेगी उसके अर्थ के अराउंड। तो जैसे हम दिखा रहे हैं कि जियोसेंट्रिक मॉडल है जिसमें सन बीच में है, बाकी सारी चीजें उसके अराउंड घूम रही हैं, और अगर हम माने कि अर्थ बीच में है तो कैसे बाकी सारी चीजें उसके अराउंड घूमेंगी। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है बहुत ही क्लीन टाइप का लगता है, और जो जियोसेंट्रिक मॉडल है उसमें अगर हम चाहते हैं कि जैसा रिकॉर्ड करते हैं जैसे पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सन एंड स्टार्स, तो वो जिस तक ये है उन सारे प्लैनेट्स को घूमना पड़ेगा अगर जियोसेंट्रिक मॉडल तो हम मोस्ट लाइकली सिंपल एक्सप्लेनेशन है, हम उसको ही करेक्ट मानते हैं। ऐसा एक प्रिंसिपल भी है जो कि कहता है कि अगर आपके पास दो थ्योरीज हैं जो कि
एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है और एक बहुत सिंपल थ्योरी है। तो ऑप्शन है कि अगर जो आपकी सिंपलेस्ट थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं करेक्ट होने के। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि लीनियर जो मॉडल है वही करेक्ट मॉडल है, जो कि बाद में केपलर ने प्रूव भी किया था। तो हम जानते हैं कि हमारा स्थान है सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम का एक वो दिखाएंगे जिसमें सन बिल्कुल में है। उसके बाद ये जो नंबर कुछ है, जैसे मरकरी है जो कि एलियन किलोमीटर आगे है हम ऐसे ही वीनस है जो आपका बुध है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर धरती आती है। तो उसके बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद नेपच्यून। और ये जो पिक्चर है स्केल के लिए नहीं है कि इतना बड़ा ही होगा वो एक्चुअल। तो ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे सोलर सिस्टम वो हमारी गैलेक्सी में कैसे कहाँ पर स्थित है। तो उसके लिए हम एक ये फोटो दिखाएंगे जिसमें क्या है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। ये देख सकते हैं आप कि इसमें एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे, इसमें एक बल्ब है, उसके बहुत सारे स्पाइरल आर्म्स हैं। तो उसी किसी एक स्पाइरल आर्म पे हमारा सन है, जो बहुत एक ऑर्डिनरी स्टार है। आप देख सकते हैं कि इन सारे ये जितनी भी लाइट आ रही है सारे लाखों करोड़ों सन सूर्य जैसे तारे हैं जिनके अराउंड और भी प्लैनेट हो सकते हैं, जिनके उन प्लैनेट पे हो सकता है कि जीवन भी हो, बट हम अभी नहीं जानते कि वो किसी धरती के बाद किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है भी या नहीं। तो अगर आप अर्थ पे हैं और आप अगर नाइट स्काई को देखते हैं तो आपको जो नाइट स्काई है वो कैसा दिखेगा? अगर ये या बनाने में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री नाइट मिल जाए और आप इतने सारे तारे देख पाए। तो अभी मैं रिसेंटली नैनीताल में था तो वहाँ पे फोटो ली गई है। नैनीताल इतने सारे बच्चों तारे आपको नैनीताल का ऑब्जर्वेटरी से लिया आपको रात में देख सकते हैं आप। सब इन सारे तारों में कुछ तारे हो सकते हैं, कुछ पूरी पूरी गैलेक्सियाँ हो सकती हैं, एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कुछ प्लैनेट्स हो सकते हैं, कुछ स्टार्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो कभी हमने नाइट स्काई बनती है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। रॉकेट हो सकता है, स्टार हो सकता है, इवन ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन हम ब्लैक होल को ऐसे देख नहीं सकते। बट सारा कुछ ऊपर नाइट स्काई में ही है और प्लैनेट हो सकते हैं, सैटेलाइट हो सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें जरूरत होती है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बेसिकली टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप का काम ये होता है कि टेलीस्कोप दूर की चीजों को पास लाके दिखाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अब टेलीस्कोप की दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग का मतलब शायद आप समझते होंगे अपवर्तन। तो ये यूज करता है अपवर्तन को। अपवर्तन कहाँ होता है? लेंसेज में। तो हम लेंसेज यूज करते हैं, दो लेंसेज यूज करते हैं। एक लेंस होता है जहाँ पे लाइट सोर्स होता है, दूसरा लेंस होता है जहाँ से हम देख रहे होते हैं। तो एक लेंस में आपकी जो लाइट है वो गैदर करती है लाइट को, जो भी सोर्स है आपका में जाती है, क्योंकि उत्तर लेंस है तो फिर ये लाइट को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। अब एक दूसरे लेंस के माध्यम से हम उस पॉइंट पर ऐसा फोकस करते हैं कि उसी पॉइंट पर फोकस करें और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पास आ गया। बट लेंसेज के साथ में क्या है कि लेंसेज अब अगर हमें कोई बहुत दूर की चीज़ देखनी है तो हमें उतने ही बड़े बड़े लेंसेज चाहिए। और लेंसेज के साथ एक ये दिक्कत है कि लेंसेज जो है जितने बड़े होंगे उतने ज़्यादा वो हैवी होते जाएंगे। तो हम एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप नहीं बना सकते लेंसेज के साथ में। तो हम क्या दूसरे टाइप के टेलीस्कोप को यूज करते हैं जो कि होते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेसिकली क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिरर्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लेंसेज, क्योंकि मिरर्स जो है कंपैरेटिवली थिन होते हैं इन कंपैरिजन टू लेंस, और जो उनका वजन है वो भी कम होता है। तो रिफ्लेक्टिंग
ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैसे काम करेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट है वो एक प्राइमरी मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट देखती है, उसके लिए हम फिर एक सेकेंडरी मिरर भी लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लाइट एक 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे तो वो लाइट 45 डिग्री के एंगल पे ही वापस जाएगी। अपवर्तन लोड जो है कोण के बराबर होता है, थोड़ी सी बेसिक ऑप्टिक्स अगर आपको याद नहीं होगी तो ऐसे यहाँ पे हम आई पीस लगा देते हैं और फिर यहाँ से हम जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो यहाँ से उसका जूम इन वर्जन यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मिरर्स हैं इनको हम बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा वेट इनका नहीं होगा अगर ये बड़ा बनाएंगे इन कंपैरिजन टू लेंस। तो और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि ये क्योंकि कम वजन वाले होते हैं तो इसलिए हम स्पेस में भी इनको लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे कि स्पेस एक काम करते हैं, क्योंकि अर्थ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो लाइट है वो स्कैटर होती है और लाइट की स्कैटरिंग की वजह से जो टेलीस्कोप में हमारे टेलीस्कोप की क्लियर की शार्प नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं कि अपने टेलीस्कोप को ही अर्थ के बाहर भेज देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर वो कोई भी हिंट पैदा ना करे। तो हम जैसे अभी जो टेलीस्कोप हैं दुनिया में और सबसे पहले आवाज के टेलीस्कोप है और दूसरा अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ दूसरा एक ना जेम्स वेब मिरर है वो लगभग 2 मीटर का है और ये आपका ऑप्टिकल नियर इनफ्रारेड इमेज में रेंज में काम करता है वेवलेंथ में। और वहीं जेडब्ल्यूएससी का जो प्राइमरी मिरर है वो लगभग 6 मीटर का है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो गोल्डन का ये है जो उसका प्राइमरी मिरर वो लगभग 6 मीटर का 6 मीटर डायमीटर है, 6 मीटर व्यास, तो अगर एक फोन से दूसरा कोना पकड़ेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। और हबल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो लगभग इन नियर इन्फ्रारेड और फार इन्फ्रारेड करता है, अवरक्त विकिरण डिटेक्ट करता है। उसके बाद हम आते हैं ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, बहुत बड़े लगा सकते हैं, जैसे पहली लार्ज टेलीस्कोप है ऑस्ट्रेलिया में कि यूरोपियन गन ऑब्जर्वेटरी कॉम्प्लेक्स की है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीस्कोप लगाए हैं 8-8 मीटर के प्राइमरी मिरर। ऐसे ही एक मानसियम एक है टेलीस्कोप, 2 टेलीस्कोप एक साथ लगाए हुए हैं जो कि जिनका प्राइमरी डायमीटर जो है वो लगभग 10 मीटर का है। तो ये दोनों जो टेलीस्कोप है वो 10 क्लास के टेलीस्कोप है। भारत में जो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है वो एक लगा हुआ है हमारा देशस्थल में, तो देशस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप डॉट है एरीज जो है हमारी संस्था वो से ऑपरेट करती है, और नैनीताल में है ये जो कि हमारे बरेली बनाई तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो आप अगर चाहें तो उससे एक टूर बना के आप जा भी सकते हैं घूमने। अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे था, तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये टेलीस्कोप है कंपैरिजन टू एक ह्यूमन के। ऐसे ही दूसरा टेलीस्कोप है जो हमारा यूनिवर्सिटी लद्दाख लगा हुआ है जो कि 2.01 मीटर का है, हिमालयन सेंसर टेलीस्कोप। इससे भी हम करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके टेलीफोन में की फोटो ली गई। ऐसे एक छोटा सा टेलीस्कोप हमारा नील विश्वविद्यालय में भी है जो कि एक एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए हमने लगाया हुआ है, वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं एमएससी के स्टूडेंट, तो उनके लिए हमने लगाया हुआ है। ये डीयू में टेलीस्कोप है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने लगाया हुआ है और ये एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं। तो फाइनली टेलीस्कोप का हम यूज कहाँ करें, सबसे पहला जो ऐसा नहीं बल्कि सबसे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप में से कुछ लोग बोलोगे कि हाँ करते हैं, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि हाँ मैंने तो देखे नहीं है। तो एलियंस के 3-4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, और अकेले नहीं है तो हम सर्च कैसे करेंगे। फिर एक बच्चे ये समझता है कि क्या हमारे जैसे ही लोग होंगे दूसरी जगह पे या कुछ और भी फॉर्म हो सकती है लाइफ की, और अगर
ही, और अगर हम उन्हें फाइन भी कर लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम उनसे बातचीत कर पाएं? तो इन सब के आंसर हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डू एलियंस एग्जिस्ट वी डोंट नो येट, हमें नहीं पता अभी तक कि वो करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो पूछा था वो था आर वी अलोन इन दिस यूनिवर्स, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? तो अभी तक अर्थ के अलावा ऐसी कोई हमें जगह मिली नहीं है जहाँ पे जीवन हो, बट हम सर्च कर रहे हैं। जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि मैंने दिखाया था, और भी बहुत सारे टेलीस्कोप भी, उन्होंने बहुत सारे एक्सोप्लैनेट सर्च किए हैं। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट हैं हम उनको एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। अब उन प्लैनेट्स पे भी हो सकता है कि जीवन हो, पर हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को 5000 एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं, और हम उस पर एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ह्यूमन का होना पॉसिबल है या नहीं। तो अब उसी कि हम सर्च करते हैं लाइफ के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम सिग्नेचर ऑफ लाइफ को जैसे मीथेन गैस जो है वो एक ह्यूमन जनरेटेड गैस, ह्यूमन की मीथेन गैस इज अ ह्यूमन जनरेटेड गैस, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने। ठीक है, तो होता क्या है, हम दूसरे एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में हम घूमते हैं कि हमें मीथेन गैस मिल जाए, हमें वाटर वेपर मिल जाए। जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज, तो जल के लिए वाटर वेपर हम एटमॉस्फेयर घूमते हैं एक्सोप्लैनेट कि एक्टिव स्टेज ऑफ है भी इस समय। अब दूसरी बात होती है कि अब कोई दूसरी फॉर्म हो सकती है, तो हमें अभी नहीं पता, हम बोलते हैं कि पॉसिबल या मे बी फॉर्म ऑफ लाइफ इज सम अदर एलिमेंट। जो लाइफ है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन बेस्ड है, किसी और दूसरे लेवल तो सिलिकॉन बेस्ड, तो हमें भी रिसर्च कर रहे हैं। सेकंड, इवन इफ इंडियन वुड कम्युनिकेट विद, क्या उनसे बातचीत करना पॉसिबल हो? क्या हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम उनसे बात कर पाएंगे, या वो इतने इंटेलिजेंट होंगे कि वो हमसे बात कर पाएंगे? क्या हम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट या वो कम इंटेलिजेंट है? तो ये सारे क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन है, और इसके हम आंसर का ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप लोग भी अगर आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं खोजने में तो बहुत खुशी होगी। अब जैसा कि ये तो ये, लेकिन साथ के अलावा बहुत सारे साइंस में महिलाओं का योगदान है, वो हमने देखा कि वो और बढ़े। तो उसी के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में एक डे शुरू किया था, जिसको बोला गया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, जो कि मनाया जाता है, जो कि अभी लगभग 3 दिन पहले ही गया है। तो मैंने सोचा कि एक स्लाइड के लिए भी दिखानी चाहिए, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो सिसिलिया केन और हेनरिएटा फॉन लेविट जो हैं, वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने सारे ऑड्स को ना देखते हुए एक नाम कमाया एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। ऐसे ही हमारे अगर देश की बात करें, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स से भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और आगे अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को ला सकते हैं। इसी के साथ मैं आज इस टॉक को करना चाहूँ। थैंक यू। क्वेश्चन हैं आपके कुछ, तो अभी डायरेक्टली स्पीकर से हम लोग पूछ सकते हैं। रिमेंबर, नो क्वेश्चन इज स्टूपिड। कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछिए, बेसिक से बेसिक। आप ये मत सोचिएगा कि अरे लोग कहेंगे कि अरे मुझे ये भी नहीं आता, कुछ भी पूछिए। ब्लैक होल क्या है नितेश जी, समराइज करेंगे थोड़ा सा? ब्लैक होल जी और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, जो हमारा जो सन है वो एक स्टार है। अब स्टार क्या होता है? स्टार जो है बिना नेचर तो एनर्जी लेके आ रहा है। अब वो एनर्जी कैसे आती है? वो एनर्जी आती है उसके जो गर्भ में हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। ऐसे क्या होता है कि
सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक टाइम पे क्या होता है कि कन्वर्ट होते होते हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, एक टाइम पे आयरन प्रोड्यूस होने लग जाता है। अब जैसा कि आपने शायद पढ़ा भी हो कि आयरन का जो बंधन ऊर्जा है उससे ज्यादा होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की बात करें तो वो क्या होता है, तो और ज्यादा स्मूथ नहीं हो सकता। अब वो क्या है कि नाभिकीय बंधन की प्रक्रिया हो नहीं सकती, तो इसलिए जो लाइट जो निकल रही थी वहां वो निकल नहीं, तो क्या होता है तारा जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। अगर बहुत ब्रीफ ना हो तो क्या होता है, वो कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज्यादा है वहां पे, और जब वो कोलैप्स होता है तो हमारा वो ब्लैक होल बनता है। तो बेसिकली जो ब्लैक होल है वो एंड स्टार टाइप है। थैंक यू रितेश। अदर क्वेश्चंस? सर जैसे अभी बोला था कि मीथेन गैस ह्यूमन जनरेटेड है, तो मार्स पे जो अभी न्यूटन किया था, मतलब सर मीथेन गैस मिली तो क्या हम मान सकते हैं कि मार्स पे एलियन हो सकते हैं, मतलब डिड यू गेट द क्वेश्चन? नो आई डिडंट। हाँ, इनका क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि मीथेन गैस इज अ ह्यूमन जनरेटेड गैस और मार्स पे अभी मीथेन के कुछ एक्सट्रैक्ट्स मिले हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पर एलियंस हो सकते हैं या कुछ प्राणी वहां पर हो सकते हैं या कभी रहे हैं। देखो ह्यूमन से आई हैड की जो लाइफ ऑन अर्थ है वो जनरेट करती है मीथेन गैस, लेकिन ऐसे भी प्रोसेस हैं जब वो मीथेन गैस बिना जीवन के भी संभव हो सकती है। तो अभी जो मीथेन गैस हमें जो मार्स पर मिली है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो एक कोई बायोलॉजिकल कोई जीव निकाल पाए। तो अभी हम ऐसे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, पर हाँ जो मार्शियन सबसेंस कहते हैं कि मार्स के जो निचली सतह है, अगर हम ऊपरी सतह की बात ना करें, निचली सतह की बात करें, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई किसी न किसी प्रकार का जीवन हो और उस पर अभी एक्टिवली रिसर्च जारी है। So the conclusion is the common answer that we have not found it and we are still searching. Okay. So other questions? Questions from first year, first semester? No questions. Okay. So if there are no questions, let's thank the speaker again. Thank you, Nilesh. Thank you, sir. Okay. Yeah. Okay, मैं डिस्कस हेलियोसेंट्रिक मॉडल सही है। हीलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब इसके केंद्र में क्या हो, सन, सन के अराउंड चारों ओर सारे प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं, ऐसा बाद में पता चला। उसके बाद में स्पीकर ने क्या बताया कि सन भी एक्चुअली घूम रहा है, किसके चारों ओर घूम रहा है, अपनी दूरी पे, नहीं अपनी दूरी के अलावा किसके परिक्रमण गति किसके चारों ओर कर रहा है, नहीं परिक्रमण गति, सर्कुलर मोशन, मिल्की वे के चारों ओर सेंटर, गैलेक्टिक सेंटर। तो सन भी गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूम रहा है और सन के चारों ओर क्या घूम रही है, अर्थ घूम रही है। जस्ट इमेजिन कि चल क्या रहा है भाई। अच्छा, उसके अलावा ये तो एक गैलेक्सी की बात हो गई, अच्छा एक सोलर सिस्टम की बात हो गई, और ऐसे ही बहुत सारे लाखों करोड़ों और अनगिनत तारे हैं। सूर्य का एक तारा है, ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हो गई। यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं, जैसे उसमें बताया था, स्केल बताया, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब हम जो एनालिसिस करें या जो अदर प्लैनेट्स पे या अदर सोलर सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लैनेट्स से जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। रेडिएशन एनालिसिस के लिए व्हाट डू वी नीड, वी नीड टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स कितने तरीके के हो सकते हैं, एक तो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स बताए थे और सैटेलाइट टेलीस्कोप। सैटेलाइट मतलब उसको आपने फ्री स्पेस में छोड़ दिया, स्पेस में जिधर जाएगा वो डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्ट करके आपको सिग्नल भेजेगा, ये सैटेलाइट बेस्ड हो गया। उसके अलावा ग्राउंड बेस्ड जैसे एरीज में अभी उन्होंने बताया, एरीज में भी एक बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं, उसमें डेटा कलेक्शन होता है। तो इस तरीके से एस्ट्रोफिजिक्स में आज का लेक्चर रहा, और बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है, या और मैं स्पीकर से पूछ लूंगा, वैसे तो मैं भी आपको बता दूंगा, बट माय स्पेशलाइजेशन इज नॉट एस्ट्रोफिजिक्स,
सो मैं उनको रिक्वेस्ट करके आपको आंसर बता दूंगा। तो बच्चों कल का शेड्यूल ये है, कल यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर नहीं होगा, कल स्पीकर साक्षात रूप से हमारे सामने आएंगे, ठीक है। चारों ओर क्या चक्कर काट रहा है? धरती और मंगल बुध शनिचर शुक्र सब काट रहे हैं चक्कर। अब ये सूरज किसके चारों ओर चक्कर काट रहा है? ये पूरा सोलर सिस्टम हो गया। क्या हो गया? सोलर सिस्टम। और ये एक डिस्क में है, किसमें? डिस्क में। अब ये डिस्क किसके चारों ओर चक्कर काट रही है? गैलेक्सी। पूरी डिस्क क्यों काटेगी चक्कर? क्योंकि सूरज के साथ साथ सारे अदर प्लैनेट्स भी तो जाएंगे। ये गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूम रहा है।